तो करंट अफेयर में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत आज आपके सामने महत्वपूर्ण जो टॉपिक लेकर आ गया हूँ ये है करंट अफेयर का। हाँ दोस्तों, हाल ही में बहुत ही महत्वपूर्ण ये करंट अफेयर है। आपको दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि 12 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, यानी प्रतिवर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो नर्स दिवस मनाया गया था उसके थीम थे नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। इस बार जो नर्स दिवस मनाया गया था उसकी जो थीम थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, ये इसका थीम रखा गया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर ये दिवस मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो जन्म हुआ था 12 मई 1820 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी 13 अगस्त 1910 को इनकी मृत्यु हुई थी। ब्रिटिश ये नागरिकता ग्रहण कर चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया व संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रतिवर्ष 1965 से ये दिवस मनाया जा रहा है। तो जो प्रश्न बनता है वो सारे मैंने क्लियर करा दिए हैं। प्रश्न क्या आता है सुनना पहले कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। तो आप राइट करोगे अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष 12 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। प्रश्न दूसरा ये पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पहली बार कब से मनाया जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पहली बार 1965 से मनाया जा रहा है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। तो आपको राइट करना पड़ेगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था। तो आपको राइट करना पड़ेगा 12 मई 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। इटली के एक शहर के कारण इनका नाम फ्लोरेंस रखा गया था। ठीक है। प्रश्न ये भी आ सकता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की मृत्यु कब हुई थी। तो हमें 13 अगस्त 1910 को राइट करना होगा। तो जो प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में वो सारे के सारे मैंने कवर करा दिए हैं। आप एक बार इनकी कॉपी जरूर कर लीजिएगा। और फिर भी अगर आपको हमारा PDF फाइल चाहिए, ये नोट्स है करंट अफेयर के, अगर आपको इसका PDF फाइल चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको रोज़ाना हम करंट अफेयर, इसके अलावा साइंस, राजस्थान जीके सारे कंप्लीटली PDF फाइल में सेंड कर रहा हूँ। जो बच्चे हमसे ग्रुप में शामिल हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, उनको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और चैनल का स्क्रीनशॉट भेजना होगा और उसके बाद ये PDF फाइल उनको सेंड कर दी जाएगी। PDF फाइल का किसी प्रकार से कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ठीक है। हाँ जी, अगला प्रश्न मैं दे रहा हूँ, कॉपी कर ली इसको। छात्र हेल्पलाइन सेवा हाल ही में किस राज्य द्वारा शुरू की गई। हाल ही में किस राज्य द्वारा शुरू की। सुनना, छात्र हेल्पलाइन सेवा हाल ही में किस राज्य द्वारा शुरू की गई। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। यानी 11 मई 2020 को 11 मई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री 11 मई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी ने इस सेवा को शुरू किया। ठीक है। तो ये साथ का साथ आप कॉपी कर लीजिएगा। देखिए मित्रों, छात्र हेल्पलाइन सेवा किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। तो 11 मई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी ने शुरू किया है। कहाँ से शुरू किया है? ओडिशा राज्य से। कहाँ से शुरू किया गया है? ओडिशा राज्य से। अब सुनना, दो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन सकते हैं। अभी के इस प्रश्न को मद्देनजर देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न ये बन सकता है वो ये बन सकता है कि कौन से राज्य द्वारा छात्र हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है। तो हमें राइट करना पड़ेगा ओडिशा राज्य द्वारा। और इस सेवा को शुरू किसने किया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश जी पोखरियाल जी ने इस सेवा को शुरू किया है। ठीक है। अब दोस्तों देखिए, हेल्पलाइन नंबर क्या है वो भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ। हेल्पलाइन जो नंबर है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। हेल्पलाइन नंबर है 080, क्या नंबर है? 080 46 80 10 10। ये हेल्पलाइन नंबर है, यानी ये पूरा एक हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है। 080-4680-10। देखो मैंने दूर दूर लिखा है 080
उसके साथ आएगा देखो 08046801010 ये है। लेकिन आपको याद करने के लिए मैंने थोड़ा दूर दूर लिखा था कि याद हो जाए। 080 4680 और 1010 ये हेल्पलाइन नंबर है। अब मैं आपको बता देता हूं, सुनना साथियों। अब दो प्रश्न और आ सकते हैं कि ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। आपको अगर आता है तो कमेंट कर दो भाई जल्दी से। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है, जल्दी से बताओ। ओडिशा के मुख्यमंत्री है भाई श्री नवीन पटनायक। कौन है? श्री नवीन पटनायक। ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ओडिशा के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है श्री नवीन पटनायक है। इसी प्रकार सुनना, देखिए ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक। इसी प्रकार ओडिशा की राजधानी क्या है? यह प्रश्न भी आपको साथ का साथ कवर करा रहा हूं मैं। ओडिशा की राजधानी क्या है? हाँ भाई, ओडिशा की राजधानी क्या है? ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ये लिख दिया मैंने, भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और ओडिशा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? ओडिशा के राज्यपाल, ओडिशा के जो राज्यपाल है वो कौन है, जल्दी से बताओ। देखो आज 15 मई है, सॉरी 14 मई, 14 मई 2020 है। और आज का मैं करंट अफेयर आपको करा रहा हूं, ठीक है। ओडिशा के राज्यपाल कौन है? ओडिशा के राज्यपाल जल्दी से बताओ। ओडिशा के राज्यपाल है श्री गणेशी लाल जी। श्री गणेशी लाल जी, बिल्कुल। तो जो प्रश्न बनता है वो मैंने सारे करवा दिए, आप जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उतार लिया सबने? जल्दी से उतार लो। अगला प्रश्न में काफी इंपॉर्टेंट है, मैं लेकर आ रहा हूं। देखिए प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा है। सबसे पहले आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। छात्र हेल्पलाइन सेवा कौन से राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो छात्र हेल्पलाइन सेवा हाल ही में 11 मई 2020 को ओडिशा राज्य द्वारा शुरू की गई है। मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी ने इस सेवा को शुरू किया है। हेल्पलाइन नंबर है 080 4680 1010। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री है श्री नवीन पटनायक है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और ओडिशा के राज्यपाल है श्री गणेशी लाल। अब मैं आपके सामने तीसरा पॉइंट लेकर आ रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है तीसरा पॉइंट भी। एक दिन में अपन को 5 पॉइंट याद करने, बस करंट अफेयर आप ज़्यादा नहीं पढ़े। अगर 5-5, 10-10 प्रश्न भी आप रोजाना याद कर लेते हो ना, तो कोई भी कंपटीशन पेपर देने जा रहे हो आपको कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल। हाँ जी। अगला है तीसरा। तीसरा जो है हमारे सीट में, देखो दोस्तों ये बता रहा हूँ, ये सीट जिसको चाहिए वो संपर्क कर सकते हैं। अपना नाम, जिला नाम लिखकर मेरे मोबाइल नंबर नीचे चल रहे हैं, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल आपको ये पीडीएफ फाइल मिलेगी। आपको बस एक इतना सा कार्य करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को इम्प्रेस करना होगा। इससे क्या होगा, हम जितना भी वीडियो अपडेट कर रहे हैं वो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप बीएसटीसी पीटीटी भर्ती परीक्षा की तैयारी करो तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अलग से चैनल बना रखा है बीएसटीसी और बीएड वाले छात्रों के लिए। रेलवे, बैंक और एसएससी वाले छात्रों के लिए अलग से चैनल बना रखा है, उनके लिए अलग से हम पढ़ाई करवाते हैं। तो 2 चैनल है हमारे, दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इन दोनों चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रकार का सिलेबस सब कुछ मिल जाएगा, हर सब्जेक्ट का आपको सिलेबस मिलेगा। हाँ जी। तीसरा है जनसंख्या आधारित सोरो सर्वेक्षण। बिल्कुल, जनसंख्या आधारित सोरो सर्वेक्षण, बिल्कुल जनसंख्या आधारित सोरो सर्वेक्षण, बिल्कुल ये प्रश्न आ सकता है। देखिए जनसंख्या आधारित सोरो सर्वेक्षण, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि बच्चों का हर सप्ताह सैंपल लेना, बच्चों के हर सप्ताह सैंपल लेना। और इस सैंपल लेने का जो टारगेट रखा है वह 200 रखा है, यानी हर सप्ताह 200 बच्चों का सैंपल लिया जाएगा ताकि कोविड-19 ये जो बीमारी है, महामारी जो बीमारी है, इसको रोका जा सके और इसका संक्रमण कोई ज़्यादा नहीं फैल सके। इसलिए बच्चों के हर सप्ताह सैंपल लिए जाएंगे और 200 बच्चों के सैंपल हर सप्ताह लेने का टारगेट रखा है। और इस प्रकार एक महीने में 800 बच्चों का सैंपल लिया जाएगा।
कितने बच्चों का? इस प्रकार एक महीने में 800 बच्चों का सैंपल लिया जाएगा और सैंपल लेने के लिए प्रत्येक जिले में 6 सार्वजनिक, 4 निजी और 10 अस्पतालों का चयन किया जाएगा। तो सैंपल लेने के लिए प्रत्येक जिले में, सैंपल लेने के लिए प्रत्येक जिले में आपको दे रखा 6 सार्वजनिक, 4 निजी और 10 अस्पताल का चयन किया जाएगा। 10 अस्पताल का चयन किया जाएगा। तो कई बार प्रश्न आ सकता है कि जनसंख्या आधारित सीरो सर्वेक्षण, जनसंख्या आधारित सीरो सर्वेक्षण क्या है? तो जनसंख्या आधारित सीरो सर्वेक्षण का उद्देश्य है कि हर सप्ताह बच्चों का सैंपल लिया जाएगा और उसके लिए टारगेट रखा है 200 बच्चे का। प्रत्येक जिला स्तर पर रोजाना हर सप्ताह 200 बच्चों का सैंपल लिया जाएगा। इस प्रकार एक महीने में 800 बच्चों का सैंपल लिया जाएगा और इसका उद्देश्य है कि कोविड-19 महामारी जो ये बीमारी फैली हुई है उसको रोका जाए और इसका संक्रमण और ज़्यादा नहीं फैले, इसलिए ये सिस्टम को शुरू किया गया है। जल्दी से आप कॉपी कर लीजिएगा। हाँ भैया, मिटा दूं मैं? कॉपी कर लिया सबने? अगला चौथा पॉइंट आ रहा है फेड कप 2020। फेड कप 2020 देखिए प्रश्न क्या बन सकता है। प्रश्न ये बन सकता है फेड कप 2020 जीतने वाली भारत की पहली महिला टेनिस खिलाड़ी कौन है? फेड कप 2020 जीतने वाली भारत की पहली महिला टेनिस खिलाड़ी, भारत की पहली महिला टेनिस खिलाड़ी, फेड कप 2020 जीतने वाली भारत की पहली महिला टेनिस खिलाड़ी कौन है भैया? सानिया मिर्जा, बिल्कुल सानिया मिर्जा जी। फेड कप 2020 को जीतने वाली भारत की पहली महिला टेनिस खिलाड़ी है सानिया मिर्जा और सानिया मिर्जा को जो पुरस्कार राशि मिली है, पुरस्कार राशि जो मिली है वो मिली है $2000 मिली है और ये $2000 सानिया मिर्जा ने तेलंगाना मुख्यमंत्री राहत कोष को दान दे दी है। बिल्कुल तेलंगाना मुख्यमंत्री राहत कोष को दान दी है। इसकी जो राशि है $2000 का मतलब लगभग 1.5 लाख रुपए सानिया मिर्जा ने ये पुरस्कार राशि जीती थी, वो तेलंगाना मुख्यमंत्री राहत कोष को दान दे दी। तो प्रश्न यहां से ये बन सकता है कि भारत की पहली महिला टेनिस खिलाड़ी कौन सी है जिसने हाल ही में फेड कप 2020 को जीता है? तो हमें राइट करना पड़ेगा सानिया मिर्जा को। हो गया क्लियर? फेड कप में सानिया मिर्जा कब शामिल हुई थी? तो 2016 में शामिल हुई थी। यानी सानिया मिर्जा पहले बार इस टूर्नामेंट में, फेड कप के टूर्नामेंट में 2016 में शामिल हुई थी। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है जो मैंने आपको कवर करा दिया है। इसके नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? बिल्कुल सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? भाई अगर ये प्रश्न आ गया तो आप क्या राइट करोगे? सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? देखिए साथियों, मनोज आहूजा को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? मनोज आहूजा को। मनोज आहूजा को बनाया गया था। इससे पहले कौन थे? ये अनीता कारवाल का स्थान लेंगे, ये अनीता कारवाल का स्थान लेंगे। तो प्रश्न आ सकता है कि हाल ही में सीबीएसई बोर्ड का नया अध्यक्ष किसको बनाया है? तो सीबीएसई बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं मनोज आहूजा को और इन्होंने अनीता कारवाल का स्थान लिया है। फ्रीडम पुरस्कार 2020, बिल्कुल ड्यूस वेले फ्रीडम पुरस्कार 2020 हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को दिया गया था? प्रश्न आ सकता है ड्यूस वेले फ्रीडम पुरस्कार 2020 हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को दिया गया था? क्या राइट करोगे? जल्दी से बताओ। सिद्धार्थ को दिया गया भैया, सिद्धार्थ
सिद्धार्थ वरदराजन को दिया गया है। किसको दिया गया है? सिद्धार्थ वरदराजन को। ड्यूस वेले फ्रीडम पुरस्कार हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को दिया गया है? तो सिद्धार्थ वरदराजन को दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं 14 देशों के 17 पत्रकारों को यह पुरस्कार दिया गया है। 14 देशों के 17 पत्रकारों को यह पुरस्कार दिया गया है। और इस ड्यूस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 2015 में जर्मन की पत्रिका, बिल्कुल 2015 में इसकी शुरुआत की थी जर्मन की पत्रिका ड्यूस वेले द्वारा। तो प्रश्न आता है कि ड्यूस वेले पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 2015 में की गई थी। जर्मन की पत्रिका ड्यूस वेले द्वारा की गई थी। हाल में यह पुरस्कार भारत के किस पत्रकार को दिया गया? सिद्धार्थ वरदराजन को दिया गया है। 14 देशों के 17 पत्रकारों को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे सभी को। भारतीय पत्रकार को यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो मीडिया में मानव स्वतंत्रता और अधिकार हेतु दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये हमारा क्विज कैसा लगा है? आज हमने 5 बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर कराए हैं। दोस्तों रोजाना की तरह हम रेगुलर आपके सामने करंट अफेयर अपडेट कर रहे हैं, तो वीडियो को जरूर देखें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो आप जरूर संपर्क कर सकते हैं। बार बार कह रहा हूँ, PDF फाइल चाहिए तो जरूर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम, जिला नाम लिखकर भेजें। हमारे चैनल को दोनों को सब्सक्राइब करना होगा, आपको PDF फाइल रोजाना मिल जाएगी।